हेलो एवरीवन। तो अब जनवरी का मंथ आ गया है, नई साल आ गई है। ठीक है। और अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, मई में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। मई में आपका एग्ज़ाम है, तो आप देख सकते हैं कितना समय आपके पास है। इसके साथ में जो लोग पीसीएस भी देते हैं, साथ में स्टेट पीसीएस देते हैं, तो उनको भी तैयारी करना होता है उसको लेके। तो एक चीज़ ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, यूपीएससी अपना सिविल सर्विस का तो एग्ज़ाम करवाती है, साथ में अदर एग्ज़ाम भी करवाती है। जैसे ये सीएपीएफ हो गया, या फिर आपका एनडी हो जाता है, सीडीएस हो जाता है। तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में सेम टू सेम उठा लिए जाते हैं, या फिर जो हेल्प करते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उसमें जो जीएस का पोर्शन रहेगा, जीएस में स्पेसिफिक फोकस आपका रहेगा हिस्ट्री पे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस पे तो रहेगा ही। साथ में हम लोग साइंस के कुछ चैप्टर, जैसे कि समझ सकते हैं, इसमें हम फिजिक्स ले लिया, बायो ले लिया। लेकिन जीएस का जो पोर्शन है स्पेशल फॉर जीएस, इस पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो जीएस का पोर्शन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस सीरीज में हम पहला वीडियो जो है उसमें सीएपीएफ का 2024 का जो पेपर आया हुआ है, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन लूँगा कि निम्नलिखित, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस में प्रति फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा होती है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक फोटोन, जो कौन सा अधिक फोटोन है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति फोटोन में। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है किस में, गामा में, लेकिन गामा तो यहाँ ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो उसके बाद आता है एक्स किरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स किरण है। याद रख लीजिएगा। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, सूर्य पृथ्वी तंत्र में लैग्रेंज बिंदु, इसे बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, L1 L2 L3। ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि L2 और L3 के बीच की लगभग दूरी कितनी है। तो इसका सही जवाब क्या है, 32 करोड़ किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ते हैं, ऑप्शन को। यह एक कांच के कक्ष के भीतर घटित हो सकता है जहां कोई विकिरण ना तो प्रवेश कर, अब विकिरण ही प्रवेश नहीं करेगा तो कैसे होगा, काट दीजिए। यह एक कांच के कक्ष के भीतर घटित हो सकता है जहां दीर्घ तरंग विकिरण, अवरक्त विकिरण इसमें प्रवेश कर सकता है, और लघु, ये उल्टा दे दिया है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। यह एक कांच के कक्ष के भीतर घटित हो सकता है जहां लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण इसमें प्रवेश कर सकता है, और दीर्घ तरंगदैर्घ्य लौट कर, देखिए दीर्घ लौट जाएगा तो ग्रीन हाउस का काम नहीं करेगा, लेकिन ये रुक गया तो ये करेगा। ये ऑप्शन सही हो। हम डी भी पढ़ लेते हैं। यह एक कांच के कक्ष के भीतर घटित हो सकता है जहां सभी अवरक्त विकिरण प्रवेश कर सकते हैं या इसमें होकर लौट लौट जाएंगे, तो ग्रीन हाउस कैसे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन है ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, और कोई आंसर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि PM1 जो कण है उसका सटीक परिभाषा क्या होगी। तो देखिए आपको पता होगा PM1 का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोन से जो कम व्यास वाले अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं उनको हम कहते हैं PM1 कण। ठीक है। अब PM2.5, PM10 ये भी कण आते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस ऊष्मा स्थानांतरण क्रिया की विधि में किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, इतने सारे आपको पॉइंट दे दिए, अब पूछ रहे हैं इनमें से किस में हमें ऊर्जा स्थानांतरण करना है लेकिन कोई माध्यम की जरूरत ना पड़े, ऐसा कोई चीज़ बताइए। तो ऐसा क्या होगा, क्या चालन होगा, क्या संवहन होगा, क्या विकिरण होगा, या संगठन। अब देखिए कोई चीज़ चालन होती है तो यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम जरूरत पड़ेगी, तो ये तो हो नहीं सकता है। संवहन में भी हो जाएगा। विकिरण, देखिए कुछ ही विकिरण रेस निकल रही, इसमें कौन से माध्यम जरूरत है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसी का आंसर आपका सही हो जाए, क्योंकि नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो इसको नहीं पड़ेगी। संगठन में भी पड़ता है, संवहन में भी पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है अयनांत, यानी कि सॉल्स्टाइज। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुकी है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, पेपर है यूपीएससी सिविल सर्विस, जो आईएएस का क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछ रहा है कि ये जो अयनांत है ये तब घटित होता है जब सूर्य सर्वाधिक उत्तर या सर्वाधिक दक्षिण में पहुंचता हुआ प्रतीत होता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, यानी पूछ रहा है कि कब सूर्य बिल्कुल अपने टॉप पे आ जाता है पृथ्वी के, और कब बिल्कुल लोअर पे चला जाता है। 2 डेट पूछ रहा है। तो क्या वो दक्षिण में होता है क्या, 21 जून, हमारे यहाँ पे ठंड जो सर्दी का टाइम होता है वो 21 जून को पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है ना, तो गलत हो जाएगा। तो कह रहा है दक्षिण 21 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिण, ये उल्टा दे दिया है, ये भी नहीं होगा। फिर अगला जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 21 दिसंबर को दक्षिणी, देखिए है ना, 21 जून को टॉप पे होता है, 21 दिसंबर को
लोअर पे आ जाएगा, ठंड पड़ने लगती है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि उत्तर अनंत 21 दिसंबर, ये भी कट गया, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के साथ कोई संलग्नता नहीं है? कह रहा है कोई लिंक नहीं है जहाँ विद्युत चुंबक वाला काम होता हो। अब बताइए, ट्रांसफार्मर में होता है? जी हाँ होता है। इंडक्शन कुकर में? बिल्कुल इसी पे काम करता है। धारामापी कैलोरीमीटर, इस पर भी काम करता है। जहाँ धारा जारी विद्युत चुंबक का काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कैसे आप देख रहे हो तो इसमें कौन सा चुंबक का काम हो रहा है ना? तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यही आंसर सही है। और पूछा गया है अगले क्वेश्चन में 11 नंबर का जो सवाल है कि पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा, आप इसमें से ये छांटना है कि सही कौन कौन से हैं, तो आपका गलत वैसे छट जाएगा। तो ये देखिए, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उनके कण आसपास बहुत जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है, इसका गलनांक। आपने गलनांक की परिभाषा पढ़ी तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में ले सकते हो। फिर अगला ऑप्शन दे रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की तुलना में वाष्प कणों में अधिक ऊर्जा है। ये भी आपको पता होगा कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल रहा है, पानी उबल रहा है, तो उसकी जो भाप होती है कितनी हीट हो जाती है, उसमें कितना ऊर्जा आ जाती है। आप देखना, कभी भाप पर हाथ रख के देखना उबलते हुए पानी के ऊपर, आपका हाथ एकदम से जल जाएगा ना, हीट करेगा। अगला जो ऑप्शन दे रखा है कि गैस का ठोस में सीधा परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है गलनांक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलनांक की परिभाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 12 में दे रखा है निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक आइसोटोप का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि कैंसर के उपचार में किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो कोबाल्ट, डायरेक्ट कैंसर का, यूरेनियम का तो करोगे नहीं ना, कोबाल्ट का करते हैं। ओके, फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, आयनिक यौगिकों को घोलने के लिए जल अच्छा विलायक है। अब देखिए, जल अच्छा विलायक है क्यों? क्योंकि इसमें उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये क्वेश्चन पीसीएस यूपीएससी से एग्जाम पहले भी पूछ चुका है। किसी एथाइन अणु में आवरण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कार्बन कार्बन एकल बंध, ये भी होगा नहीं, ठीक है, एथाइन अणु पूछ रहा है तो इसमें कार्बन द्विबंध होगा, त्रिबंध, आपने कहा त्रिआबंध है ना, त्रिआबंध का है तो कार्बन कार्बन त्रिआबंध, ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कांच के निर्माण के लिए मुख्य घटक, मतलब कांच का कोई निर्माण करना है, कांच बनाना है, तो इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। देखिए, सिलिका तो कॉमन होना ही चाहिए, लोहा होगा क्या, नहीं होगा, ऐसे काट सकते हो। देखिए, मैं आपको ऑप्शन काटना भी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिलिका होगा, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट ये हट जाएगा, ठीक है, ओके। आप मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, और यहाँ पे लोहा ऑक्साइड ये भी हट जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। आपका पहला ऑप्शन बचा जिसमें सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, बोरॉक्स, एल्यूमिनियम और भंग कांच तो शामिल होना ही चाहिए, तो ये आपका इसलिए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बिल्कुल 10 होता है, तो कैसे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का योग परमाणु क्रमांक होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, तो एकदम सही जवाब है, और ये तो योग होगा ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा कहाँ से ली जाती, कहाँ मिल जाती, प्राप्त हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। क्षेप यानी खत्म हो जाना, तो कार्बन का दहन निकल जाती है, नहीं होगा। अम्ल क्षार, इसमें भी निकल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें ग्रहण कर ली जाती है। श्वसन में भी ऊर्जा क्षेपण होता है ऊर्जा का। निम्न अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परावैंगनी रक्षी कांचों के विनिर्माण में किया जाता है। किसका किया जाता है, तो सीरियम ऑक्साइड का किया जाता है इन कांच को बनाने में। इससे क्या होगा, फिर परावैंगनी जो किरणें आती हैं वो नहीं आएंगी, ये कांच रोक लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एक ये दिया है कि पेंट में वर्णक कौन से यूज़ किए जाते हैं और इनसे कौन कौन सी चीज़ बनाई जाती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक वर्णक इनमें से कौन सा लग रहा है आपको, जो खड़िया चौक होती है हमको डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाती है ना, नेचुरल फॉर्म में मिल जाती है, तो प्राकृतिक क्या हो गया, खड़िया हो गया। कृत्रिम संश्लेषण, कृत्रिम कौन सा, सफ़ेद शीशा जो है वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। अभिक्रियाशील कौन हो जाता है, तो हमारा मिनिमम हो जाता है, रेड लाइट बोलते हैं जिसको। और एक होता है अक्रिय वर्णक, जिसे होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये अक्रिय वर्णक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक तत्व दिए हैं और पूछा अयोग्यमित इलेक्ट्रॉन है ना, मिलाना है।
अब देखिए, अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं पता है और कुछ भी ऑप्शन पता है तो इससे आप कर भी सकते हो। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं बताइए, ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे? 2। सी का 2, सी का 2 किस में है? इसमें है और इसमें है, यानी कि आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, उनमें से आपको करना है। तो देखिए, इसमें B का 4 मिल गया है आपको, तो B का क्या हो गया? 4। नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2। नियॉन पे क्या कोई आयोगिक इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता, शून्य होता है। तो D का 1, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग औषधीय उत्पादों जैसे कि इंसुलिन हुआ, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हुआ या फिर टीका हुआ, इनकी वैक्सीन बनाई जाती है, निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस टेक्नोलॉजी का? क्या श्वेत टेक्नोलॉजी किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। रेड, ठीक है, आपने देखा होगा रेड जो साइन बना होता है हॉस्पिटल वाला, ठीक है, इससे भी आप जोड़ सकते हो, लिंक कर सकते हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं, ब्लू टेक्नोलॉजी समुद्र के लिए हो जाती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का आप समझ सकते हो कि आपका ग्रीन यानी कुछ भी समझ सकते हो आप, फॉरेस्ट को लेकर समझ सकते हो या फिर कार्बन कम करने को लेकर भी समझ सकते हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना इस टाइप को, लेकिन जो रेड जब टेक्नोलॉजी है वो आपकी से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के उत्पादों से। अगला जो है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा ही होगा ना। ग्रेगर जे मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किस जीव पर प्रयोग किया था? कितनी बार पढ़ा होगा बचपन में, मटर मटर मटर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करने चाहिए ना। पादप ऊतक के किस परत में द्वार कोशिका से बोलते हैं गार्ड सेल विद्यमान होते हैं? किस में होते हैं बताइए? क्या खम्भ, पर्ण, मध्योतक, ऐसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पेलिसेड, मेसोफिल, स्पंजी मेसोफिल या फिर एपिडर्मिस या फिर जाइलम। तो गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में। अगला क्वेश्चन है 24। बायोगैस पूछ रहा है कि जब बायोगैस निकलती है तो सबसे ज़्यादा उत्पाद में मतलब अनुपात में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, फिर धीरे धीरे कम कौन सी होती जाती है? तो सबसे ज़्यादा मीथेन, तो आपको पता ही होगा मीथेन सबसे ज़्यादा, ये ऑप्शन कट गया। अब मीथेन के बाद क्या नाइट्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन निकलेगा? तो ये भी ऑप्शन कट गया, क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, बहुत सारी क्विजेस लगाई होंगी, उसमें भी आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बोला है कि ऑडिबल रेंज क्या होती है मानव के सुनने की? तो क्या होती है? 20,000 तक, है ना, ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचरित होती है? अगर आप ग्लूकोज ज़्यादा ले लेते हैं बॉडी में, शुगर ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपका वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है बॉडी में। ठीक, सही जवाब है। सारे पुराने क्वेश्चन हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब कह रहे हैं प्रौद्योगिकी को बाजार में लाने के लिए निम्नलिखित कौन से आवश्यक उपाय हैं? ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाना है, इससे क्या कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं? अब देखिए, नए उत्पाद का विकास करोगे तभी ना होगा, तभी तो मार्केट में आएगा, उद्यमिता आएगी, इंटरप्रेन्योरशिप आएगी, तभी होगा। और जो प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, हब खोले जाएंगे, तब होगा, तभी मार्केट में फाइट कर पाओगे। तो इसके 3 ऑप्शन ही सही होंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कार खोज का सही कालानुक्रम। अब बताइए, पहले खोज होगी या पहले सीधा निर्माण हो जाएगा? तो पहले खोज होगी। ठीक है, तो देखिए हमने पहला ऑप्शन देख लिया कि पहले खोज हो रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि डीएनए की, अच्छा ये तो होगा ही नहीं, खोज पहले बताइए किस में हो रहा है? सिर्फ उसी में हो रहा है, तो ठीक है, आपका यही आंसर एक ही बार में निकल के आ जाता है कि प्लाज्मा की खोज होती है, फिर डीएनए की 2 न्यूक्लियर रचना बनाई जाती है, फिर आप फिंगरप्रिंट निकालेंगे उसका, फिर जाकर डोली क्लोन का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29। किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तरों की संख्या सामान्यतः सीमित क्यों होती है? अब बताइए, कोई खाद्य स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे बोलते हैं फूड चेन, इसमें जो हमारा पोषण का स्तर होता है एक सीमित क्यों हो जाता है ना? ऐसा क्यों नहीं कि बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है? तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हानि होती है। तो इसमें आप देख लीजिए हानि कहाँ दिख रहा है। क्या निचले पोषण स्तर में पोषण कम ऊर्जा? नहीं, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि। देखिए, ये फूड चेन होती है, फर्स्ट प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तीसरे सेक्टर ना, तो इनमें क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती रहती है। इसीलिए हमारा जो खाद्य श्रृंखला है इसमें पोषण स्तर की संख्या सामान्यतः सीमित रहती है। ठीक है, तो ये आपको एकदम से आंसर सही है और इसको सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जिसमें असीम केंद्र की, जैसे प्रोकैरियोटिक, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ज़्यादा सिंपल रहेगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इसमें नहीं पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती है?
कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? क्या केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, राइसोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम, या कोशिका कला नहीं पाई जाती है? तो देखिए ये सब तो पाए जाते हैं, केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत बार यूपीएससी नहीं नहीं पूछती है, इसको हाईलाइट भी करती है, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था जो कि हमने 10 मिनट से कम में भी ख़त्म कर लिया है और इसका 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।